बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट एबीएसटी कॉस्ट अकाउंटिंग, लेसन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आज अपन इस क्लास में इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 14.15 यानी एग्जाम्पल नंबर 15 करने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल सभी सवालों से कुछ अलग है। एक बार मैं आपके सामने इस एग्जाम्पल्स को पढ़ रहा हूँ। एक कंपनी दो उत्पाद X एवं Y बनाती है। एक अवधि के लिए उपलब्ध दो उत्पाद बनाती है। मतलब अब तक के सभी क्वेश्चनों में ऐसा था कि जिसे X और Y मटेरियल को मिलाकर एक उत्पाद बनता था कोई, ठीक है। जैसे ये कैलकुलेटर आपके सामने बना हुआ है, तो इसमें कई प्रकार के मटेरियल यूज किए गए हैं। जैसे इसमें एक प्लास्टिक भी है, कांच भी है और कई प्रकार के कलर्स भी यूज किए गए हैं। इसके अलावा इसमें पेज जो लगे हुए वो भी है जो लोहे के हैं। इस तरह से इसमें कई प्रकार के मटेरियल यूज करके एक प्रोडक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो आज तक जितने भी क्वेश्चन आते थे, जैसे मान लीजिए मेरे पास में डस्टर है, तो ये एक प्रोडक्ट है, मतलब उत्पाद है। तो इसके अंदर एक जैसे आगे ये फोम लगा हुआ है और पीछे लकड़ी का बना हुआ है, तो इसमें कम से कम 2 मटेरियल यूज करके एक प्रोडक्ट बनाया गया है ना, उत्पाद बनाया गया है। तो कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें कई प्रकार के मटेरियल को मिक्स करके वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो अब तक के क्वेश्चन है ऐसे, जैसे मान लीजिए मटेरियल X Y Z है, तो तीनों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बन रहा है ना। आज X मटेरियल से X प्रोडक्ट बन रहा है और Y मटेरियल से Y प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। मतलब एक दूसरा मटेरियल मिक्स नहीं हो रहा है। X अलग चीज है, Y अलग चीज है। आज दिन तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें जैसे मान लीजिए दो मटेरियल दिए हुए X और Y, तो X और Y को मिलाकर एक प्रोडक्ट बन रहा है कोई भी, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसमें भी अपन आटा, उसमें थोड़ा नमक और पानी, इस तरह से कम 3 मटेरियल यूज कर रहे हैं, है ना। क्या? आटा, थोड़ा नमक और पानी, तीनों मटेरियल मिलाकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं रोटी, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो क्वेश्चन है उसमें X मटेरियल से X प्रोडक्ट बन रहा है ओनली, और Y प्रोडक्ट से Y मटेरियल से Y प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इसमें X का इनपुट अलग से है, X का आउटपुट अलग से है। पिछले वाले क्वेश्चनों में X और Y का मिलाकर आउटपुट आता था, इस क्वेश्चन में आउटपुट X का अलग है, Y का अलग है, ठीक है। अब तक जितने भी अपन ने सवाल 10, 20, 30 जो भी सवाल पढ़े, उन सभी सवालों में X और Y मटेरियल को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता था कुछ भी, है ना, ठीक है। जैसे अभी डस्टर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बोर्ड को मिटाने का जो डस्टर आता है उसका एग्जाम्पल दिया। उसमें एक फोम लगा हुआ है और पीछे एक लकड़ी का उसका स्टैंड है एक तरह से पीछे से पकड़ने का, ठीक है। तो ये दो मटेरियल से बना मिलके एक प्रोडक्ट बना है ना। हमेशा क्वेश्चन ऐसे आते थे, X Y दो मटेरियल है, उनसे मिलाकर कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? यहां पर अलग अलग है, X का आउटपुट अलग से है, Y का आउटपुट अलग से है। मतलब X अलग है, Y अलग है, X और Y को मिलाकर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है। वैसे ये इनपुट का जोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये अलग अलग है तो कोई जरूरत नहीं। मैंने ऐसे टेबल का निर्माण करने के लिए के टेबल को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको टेबल बना दी है इस तरह से। इनपुट, बाकी इनपुट का जोड़ करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट लॉस निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें इनपुट से मतलब ही नहीं है,
क्योंकि इनपुट तो जब जोड़ते हैं ना, जब दोनों से मिलाकर कोई प्रोडक्ट बने, x से अलग प्रोडक्ट बन रहा है, y से अलग प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में इनपुट की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉफिट लॉस वाली की कोई जरूरत नहीं है ना। और जब इनपुट की जरूरत नहीं है क्योंकि x और y अलग अलग है, दोनों मिलाकर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो इसमें RSQ की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। और RSQ की कैलकुलेशन नहीं हो सकती है तो ऐसे सूत्र जिनमें RSQ आता है वो कैलकुलेट नहीं हो सकते। इसीलिए देखिए मैंने क्वेश्चन के लास्ट में एक नोट लगाकर लिखा है कि इस उदाहरण में x व y किसी उत्पाद की दो प्रकार की सामग्री नहीं है। किसी उत्पाद की, जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने डस्टर, डस्टर एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसमें दो मटेरियल यूज में, एक फोम, ठीक है, और एक लकड़ी का टुकड़ा जो है, वो दो मटेरियल मिलाकर एक प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो इस उदाहरण में x व y किसी उत्पाद की आगे देखिए, कंटिन्यू करते हैं अपन। इस उदाहरण में x व y किसी उत्पाद की दो प्रकार की सामग्री नहीं है वरन दो भिन्न भिन्न उत्पाद है। मतलब x मटेरियल से x प्रोडक्ट बन रहा है और y मटेरियल से y प्रोडक्ट बन रहा है, यानी दोनों को मिलाकर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। अतः इन दोनों उत्पादों में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर RSQ की गणना नहीं कर सकते। अतः इस उदाहरण में मेटीरियल मिक्स वेरिएंस व मेटीरियल यील्ड वेरिएंस की गणना नहीं की जाएगी, या अपन इन दोनों वेरिएंस की गणना नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए, टेबल में इनपुट और प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत नहीं है ना। चाहे तो भले आप इनको हटा दीजिए, इनपुट की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि दोनों का इनपुट अलग अलग है। x का इनपुट 4000 है, y का इनपुट 5000 है, दोनों को एक जगह नहीं कर सकते इस सवाल में। तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इनपुट की जरूरत ही नहीं है। इनपुट की जरूरत जब पड़ती है जब दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट बने, या तीन मटेरियल को मिलाकर एक प्रोडक्ट बने, या चार मटेरियल को मिलाकर एक प्रोडक्ट बने, तब जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसमें इनपुट नहीं करना पड़ेगा। इनपुट जब ही करना है जब दो या तीन मटेरियल को मिलाकर कोई एक प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा हो। आउटपुट भी दोनों का एक नहीं है, दोनों का आउटपुट अलग है। x का आउटपुट अलग है, y का आउटपुट अलग है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ SQ। देखिए इसका इनपुट 4000 है और आउटपुट 3400, यानी डिफरेंस है, तो अपन को SQ दोबारा निकालना पड़ेगा और ये भी अलग अलग है। तो 4000 बटा 3400 गुणा 3780, इस तरह से 4200, यानी 4000 की जगह 4200 अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानेंगे x की, ठीक है। आगे देखिए 5000 बटा 5500, 5000 बटा 5500 गुणा 5060, 5060, ये आ गई आपकी 4400 स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी x की तो आ गई आपकी 4200 और y की स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी आ गई 4400, ठीक है। अब अपन को कुछ भी नहीं करना, सूत्र लगाकर कैलकुलेशन करनी है। मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुणा स्टैंडर्ड प्राइस
माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुणा एक्चुअल प्राइस। ठीक है, x का पहले कैलकुलेट करेंगे, x का एक्स क्यू गुणा एक्स पी। देखिए एस क्यू ये नहीं लेना आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो अपन ने दोबारा से कैलकुलेशन की है ना वो लेनी है। तो एस क्यू आ गई 4200 गुणा एस पी 10, तो 4200 गुणा 10 42,000 माइनस का माइनस ए क्यू गुणा ए पी। एक्स का देखिए ए क्यू गुणा ए पी 4500 गुणा 11 49,500। ठीक है, 42,000 में से 49,500 लेस करेंगे तो माइनस में आएंगे 7,500, जिसे अपन एडवर्स के नाम से लिखेंगे। नेक्स्ट वाई, एस क्यू गुणा एस पी, एस क्यू नहीं लेंगे, ये नया वाला लेंगे। 4,600 गुणा 20, 4,600 गुणा 20 92,000 माइनस ए क्यू गुणा ए पी 4,500 गुणा 19, 4,500 गुणा 19 85,500। 92,000 में से 85,500 लेस करेंगे तो 6,500 प्लस में आएंगे, फेरेबल एफ लिखेंगे। इन दोनों को एक जगह अपन जिस तरह से 7,500 एडवर्स आया है, 6,500 फेरेबल आया है, कुल मिलाकर 1,000 एडवर्स बच रहा है ना, दोनों को मिला के। तो दोनों का एक जगह जोड़ करने की जरूरत भी नहीं है, बुक में कर रखा है इसलिए किया है मैंने, बाकी जरूरत नहीं है, क्योंकि x और y से मिलाकर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। x से अलग प्रोडक्ट बन रहा है, y से अलग प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों को मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये डबल आंसर इस तरह से रहेंगे। फिर भी मैंने इनको एक जगह कर दिया बुक्स के अकॉर्डिंग, बाकी आप इन दोनों का एक जगह जोड़ करने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। नेक्स्ट, मेटीरियल प्राइस वेरिएंस बराबर ए क्यू गुणा एस पी माइनस ए क्यू गुणा ए पी। चलिए ए क्यू गुणा एक्स का देखते हैं, ए क्यू गुणा एस पी 4,500 गुणा 10 45,000, ए क्यू गुणा ए पी 4,500 गुणा 11 49,500। 45,000 में से 49,500 लेस करेंगे तो 4,500 ए एडवर्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आएगा इसलिए एडवर्स लिखेंगे। y का ए क्यू गुणा एस पी 4,500 गुणा 20 कितना हो गया 90,000 माइनस ए क्यू गुणा ए पी 4,500 गुणा 19 85,500। 90,000 में से 85,500 लेस करेंगे तो 4,500 एफ आएगा फेरेबल प्लस में। दोनों का एक जगह जोड़ करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हैं। 4,500 एडवर्स है, 4,500 फेरेबल है, दोनों को मिलाकर नील हो गया। ठीक है, जीरो हो गया। नेक्स्ट, मेटीरियल यूजेज वेरिएंस एस क्यू गुणा एस पी ए क्यू गुणा एस पी। एक्स का देखिए एस क्यू गुणा एस पी, एस क्यू ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे ना। 4,200 गुणा 10 42,000 माइनस ए क्यू गुणा एस पी, ए क्यू गुणा एस पी यानी 4,500 गुणा 10 45,000। ठीक है, 42,000 में से 45,000 लेस करेंगे तो माइनस के 3,000 एडवर्स। y का एस क्यू गुणा एस पी, एस क्यू ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। 4,400 गुणा एस क्यू गुणा एस पी, एस क्यू 4,600 गुणा 20 तो 4,400 गुणा 20 92,000 माइनस का माइनस ए क्यू गुणा एस पी, ए क्यू कितना है 4,500 4,500 गुणा एस पी 20 4,500 गुणा 20 90,000। 92,000 में से 90,000 लेस करेंगे तो 2,000 प्लस के फेरेबल। दोनों का एक जगह जोड़ करना चाहिए तो कर सकते हैं, बाकी अलग अलग भी सही है क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। तो 3,000 प्लस के हैं, 3,000 माइनस के हैं, 2,000 प्लस के हैं, तो माइनस का 1,000 बच गया 1,000 एडवर्स। ठीक है, इस तरह से अपन इस सवाल को कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान है, इसमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर x प्रोडक्ट से x मटेरियल से x प्रोडक्ट बन रहा है और y मटेरियल से y प्रोडक्ट बन रहा है।
यानी दोनों ही मटेरियल से दो प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए इनका इनपुट से कोई लेना देना नहीं है। और जब इनपुट ही दोनों का एक जगह नहीं है तो RSQ कैलकुलेशन भी नहीं होगी, और RSQ की कैलकुलेशन नहीं होगी तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस के सूत्र में RSQ आता है, तो उनकी भी गणना नहीं होगी। इसके अलावा आउटपुट दोनों का अलग अलग है, तो आप RSQ की गणना करें तो आप ध्यान रखिए, x का ले तो x का आउटपुट लें, y का ले तो y का आउटपुट लें आप, ठीक है। और फिर इस साइड भी आप x का x और y का y, इस तरह से आपको लेना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है एग्जाम में। अब इतने सारे अपन ने देखो क्वेश्चन पढ़े हैं, इतने सारे अपन ने एग्जाम्पल्स भी पढ़ रहे हैं, अब आएगा कौन सा ये पता नहीं है ना। और हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ है, जैसे ये जो अपना सवाल है इसमें कुछ अलग ही है, इसमें x और y मटेरियल को बनाकर एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, x से अलग y से अलग, है ना। तो अपन को हर सवाल करके चलना है, आएगा तो इनमें से ही, या तो वैसे 90% संभावना है कि एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में से भी आ सकता है, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल छोड़ो मत, सभी एग्जाम्पल्स करिए आप। मैं नहीं कहता भाई इस टाइप के जो स्पेशल एग्जाम है, सॉरी एग्जाम्पल है वही आएंगे, सरल भी आ सकता है, कठिन भी आ सकता है। अपन को किसी भी उदाहरण या किसी भी पर्सन को नहीं छोड़ना है, सभी पर्सन सभी उदाहरण अपन को सोल्व करना है। और कोई भी चैप्टर पढ़ें उसको आप बिल्कुल कंप्लीट करिए, ताकि उसमें से तो ये अपनी पोजीशन होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए अपन उसको बिल्कुल सही कर देंगे, ये होना चाहिए, है ना। 4 चैप्टर की जगह भले 3 ही पढ़ लीजिए, लेकिन 3 पढ़े वो तो कम से कम 3 आया आपको, तो अपन अधूरा नहीं छोड़ सकते किसी चैप्टर को, कंप्लीट करेंगे उसको, है ना, हर तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का इस तरह से कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए जो अपन को नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको वीडियो को सुने, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, उसमें भी आप इसको क्लियर देख सकते हैं। कई बार नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से जब आप जहाँ पर हो वहाँ पर नेटवर्क थोड़ा स्लो आ रहा है, मतलब नेटवर्क स्पीड कम है, तो ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो कई बार धुंधला सा दिखाई देता है ना, इसलिए मैं साथ में PDF वाला भी भेज रहा हूँ। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ में होती है, तो आप पहले उसको PDF में जो मैं इसकी फ़ोटो भेज रहा हूँ बोर्ड की, उसको आप उतार लें, है ना, और उसके बाद में आप इसको देखें, तो कई बार इस प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी जगह क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे हिसाब से ऐसी कभी इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर मैं हर प्रकार से आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रत्येक उदाहरण प्रत्येक क्वेश्चन करना है और बिल्कुल ईमानदारी से उसको सीखना है। अपन को आना चाहिए, रटना नहीं है, वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, है ना। और एक एक चीज़ में गहनता से समझा रहा हूँ, आपको डीपली समझा रहा हूँ, बाकी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी और बिल्कुल आएगा ना। तो ये लगभग 1-2 दिन में 1-2 क्लास जो हो रहा है ये चैप्टर अपना फिनिश होने वाला है। फिर मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार का उदाहरण क्वेश्चन बच रहा है जो आपको दिक्कत करेगा। तो आप के कोई उदाहरण बच गए हो तो उसे भी आप करें, कोई क्वेश्चन बच गया हो तो उसे भी आप करें, और संडे बाय संडे थोड़ा सा इनका रिवीजन भी कर ले तो अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि रिवीजन बिना कुछ नहीं है अकाउंट्स में, ठीक है। थैंक यू।